अस्सलामुअलैकुम जी जनाब, क्या हाल चाल है। आज हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर 11 की एक्सरसाइज स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 11 शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस में अब है, देखें क्या कह रहा है जी। वाई इज़ एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन अ गैस ज़ीरो। किसी गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी क्यों ज़ीरो होती है, पहले इसका जवाब दे दें। देखिए गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है और इसका मतलब ये है कि जितने चांस उनके नीचे जाने के हैं उतने ही चांस ऊपर जाने के हैं, जितने चांसेस सज्जे जाने के हैं उतने ही चांसेस खब्बे जाने के हैं। तो लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड हर सिमत में एक जैसी प्रोबेबिलिटी है उनके मूव करने की। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं, तो जितने मॉलिक्यूल इधर को मूव कर रहे हैं ओवरऑल उतने ही चांसेस हैं कि वही मॉलिक्यूल इधर को भी मूव करेंगे। इधर वाली वेलोसिटी पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव, इधर वाली पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव, इधर वाली पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव, तो वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। जब एवरेज वेलोसिटी ली जाएगी तो जवाब आएगा ज़ीरो। हालांकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो ज़ीरो नहीं है, वो तो बेचारे बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो निकल आती है। अच्छा, दूसरा पोर्शन क्या है, बट द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज इज नॉट जीरो। वेलोसिटीज का स्क्वायर करके एवरेज लें फिर जवाब जीरो नहीं आता। क्यों? वजह यह है जनाब कि जब आप स्क्वायर करके एवरेज लेंगे तो स्क्वायर करने से जो नेगेटिव वैल्यूज है वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी, तो इसलिए एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड वेलोसिटीज कैन नॉट बी जीरो। तो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है जनाब, व्हाई डज द प्रेशर ऑफ गैस इन अ कार टायर इंक्रीज। गाड़ी के टायर में हवा का प्रेशर क्यों ज्यादा हो जाता है जब गाड़ी थोड़ा सा फासला तय करती है। तो जनाब होता यह है कि टायर में जो एयर का प्रेशर है, गैस का प्रेशर मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है और किनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब थोड़ी दूर दूर तक आप गाड़ी चलाएंगे तो टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मतलब हीट होगी, तो गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज किनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, बल्कि ज़्यादा बेहतर ये मुझे कहना चाहिए मीन किनेटिक एनर्जी। तो मीन किनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी टेम्परेचर ज़्यादा होने से और किनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। लो जी, टायर में हवा का प्रेशर ज़्यादा हो गया। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा गर्म मौसम में फुल टायर प्रेशर नहीं रखा जाता, थोड़ी सी कम हवा रखी जाती है ताकि ये ना हो कि हवा तुन के भर दें और फिर फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो, किनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो, प्रेशर ज़्यादा हो तो टायर ही पाट जाए, मतलब ब्रस्ट हो सकता है। नेक्स्ट जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, specific heat of gas at constant pressure Cp molar specific heat at constant pressure is greater than molar specific heat at constant volume Cv। Cp is greater than Cv। Why? वजह बयान करना है। देखिए अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है। अब जब आप हीट देंगे, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट, किसी गैस के एक मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन ज़्यादा करने के लिए जितनी हीट देना पड़ेगी। तो जब आप हीट सप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल की किनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, वो धक्का मारेंगे, पिस्टन ऊपर को उठ सकता है। प्रेशर कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। वॉल्यूम चेंज होने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब वर्क हुआ, तो 1 केल्विन टेम्परेचर में इजाफा तो करना है, साथ में कुछ वर्क भी हो गया जब एक्सपेंशन हुई। तो हुआ क्या, आपने जो हीट सप्लाई की, ये इक्वेशन देखें जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, QP हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्या हुआ, वर्क के साथ साथ चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुई। इंटरनल एनर्जी में तब्दीली तो आपने करना ही करना है। क्यों? क्योंकि 1 केल्विन टेम्परेचर में इजाफा करना है तो इंटरनल एनर्जी में तो इजाफा होगा, साथ में एक्सपेंशन हो गई क्योंकि आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा था, वॉल्यूम चेंज हो गया। लेकिन अगर आप मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे देयर विल बी नो वर्क, ऑल द हीट सप्लाइड विल बी अपीयर एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज होगी, वो दोनों में सेम है 1 केल्विन। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में ओनली 1 केल्विन टेम्परेचर में इजाफा होता है, कांस्टेंट प्रेशर के केस में साथ वर्क भी हो जाता है। तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में आपको ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगी, कुछ इंटरनल एनर्जी में इजाफे के लिए, कुछ वर्क के लिए, तो ओवरऑल ज़्यादा हीट खर्च की जाएगी, ज़्यादा हीट आपको देना पड़ेगी। दैट इज़ वाई Cp इज़ ग्रेटर दैन Cv।
तो रीजन पूछी जाए तो ये बताना है। अगर CP इज ग्रेटर देन CV प्रूफ पूछा जाए, फिर आपने CP माइनस CV इज इक्वल टू R प्रूव करना है। उसके बाद जी छठा शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक एग्जांपल बताइए ऐसे प्रोसेस की जिसमें नो हीट इज ट्रांसफर टू, जिसमें कोई हीट ना आए ना जाए लेकिन टेम्परेचर चेंज हो जाए। नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक कंप्रेशन या एडियाबैटिक एक्सपेंशन के नतीजे में कोई हीट ना आती है ना जाती है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। एडियाबैटिक प्रोसेस की एग्जाम्पल दे देना है आपने, किसी की भी रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम बर्स्ट टायर, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, टेम्परेचर ऑफ बाइसिकल पंप और प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स थ्रू अ मीडियम थ्रू अ गैस। चलो जी आगे सातवां जी, क्या ये पॉसिबल है कि इंटरनल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, इंटरनल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दें? ये पॉसिबल है। जब इंटरनल एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होगी तो इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी। एडियाबैटिक प्रोसेस में ये होगा जनाब के हीट Q इज इक्वल टू 0 है, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में जब आप एक्सपेंशन करेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम, एक्सपेंशन वर्क पॉजिटिव होगा लेकिन उसके नतीजे में इंटरनल एनर्जी में कमी आ जाएगी, तो वर्क हुआ एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के नतीजे में इंटरनल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में यानी कि वर्क में कन्वर्ट होगी। आगे चलिए आठवें शॉर्ट क्वेश्चन पे, इज इट पॉसिबल, क्या यह मुमकिन है कि एक ऐसा हीट इंजन बनाइए जो एक्सपेल ही ना करे हीट इनटू द एटमॉस्फेयर? नहीं, आपने रेफरेंस देना है कि अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। 11वां जी, क्या मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है? देखिए जी, सारी की सारी एनर्जी दूसरी शक्ल में कन्वर्ट नहीं हुआ करती, कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, लेकिन वो लॉस भी हीट की शक्ल में होता है। तो अगर आपने कन्वर्ट ही हीट में करना हो एनर्जी तो फिर ये पॉसिबल है, फिर मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, एडियाबैटिक कंप्रेशन में वर्क डन ऑन द सिस्टम अपीयर्स एज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में इजाफा मतलब टेम्परेचर में इजाफा मतलब हीट में इजाफा। लो जनाब 11वां शॉर्ट क्वेश्चन भी था जो ख़त्म हो गया। अब न्यूमेरिकल शुरू होने वाले हैं, तैयार हो जाएं। थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल हैं। पहला न्यूमेरिकल ये एग्जाम्पल भी इस नस्ल की है, इससे मिलती जुलती एग्जाम्पल भी है, उसमें मॉलिक्यूल और है इसमें और है। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मालूम कीजिए अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर STP। तो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर होता है 0 सेल्सियस यानी 273 केल्विन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻23 जूल्स पर केल्विन। तो रिलेशन हमारे पास मौजूद है प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस वाले टॉपिक से हमने देखा। टेम्परेचर T इज इक्वल टू 2/3 K 1/2 mv²। जनाब याली हमारे पास एक फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में, आपने ये पढ़ा हुआ केमिस्ट्री वालों ने, Na एवोगैड्रो नंबर होता है, मोलेकुलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल अंडर कंसिडरेशन नाइट्रोजन इन दिस केस, मोलेकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय इट्स मास। तो देखिए इक्वेशन 1 में हमने मैस पुट करना है, मैस मालूम करना, मैस को उठा के ले जाइए लेफ्ट साइड पे, Na एवोगैड्रो नंबर को ले आइए नीचे। तो मैस इज इक्वल टू मोलेकुलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। मोलेकुलर मास क्या होता है, मास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स। तो नाइट्रोजन का मास नंबर कितना है जनाब, एक एटम का है 14, तो N2 में 2 एटम है, मॉलिक्यूल का हो गया 14 × 14 28 हो गया जनाब आली। तो जनाब 28 ग्राम बटा एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23, 28 ग्राम के किलोग्राम बनाए। तो ग्राम के किलोग्राम बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 10⁻3 से। तो जनाब इसको सिंप्लीफाई करके ये मैस निकल आएगा। तो इक्वेशन 1 को वापस चलते हैं, इक्वेशन 1 को रीअरेंज करें। तो जनाब वेलोसिटी मालूम करना है, इसको एक तरफ रखें, बाकी टर्म सारी दूसरी तरफ ले जाएं। तो ये आ जाएगी जनाब, ये इक्वेशन अक्सर ये MCQs में भी पूछी जाती है। v² इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी है 3kT/m, अंडर रूट लेंगे। तो अब ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है 3kT/m अंडर रूट, ये अक्सर MCQs में केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी आती है। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी अंडर रूट भी लिया चुके हमने, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी है 3kT/m। ये वैल्यू पुट करेंगे, m बटे के नीचे है, रकम उलट जाएगी, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, जवाब निकल आएगा इंशाल्लाह। दूसरा न्यूमेरिकल जी, शो दैट, प्रूव कीजिए क्या
रेशो ऑफ, वही जो भी हम बात कर रहे थे, रेशो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज, रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट गैसेस, दो डिफरेंट गैसेस हैं, मतलब मैसेज इनके डिफरेंट हैं, वेलोसिटीज भी डिफरेंट हो सकती हैं एट अ सर्टेन टेम्परेचर, टेम्परेचर एक ही है जिसकी बात हो रही है। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज की जो रेशो है वो किसके बराबर है जनाब, इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ मैसेज। जो वेलोसिटी v1 और v2 है तो मैस इसके अपोजिट होंगे। चलें वही रिलेशन जो टेम्परेचर वाला भी हमने देखा, T इज इक्वल टू 2/3 हाफ mv स्क्वायर, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सेम दोनों के लिए, टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है, मैस और वेलोसिटी डिफरेंट है, तो एक का m1v1 कह लें, दूसरे का m2v2 कह लें, इक्वेशन 1 और 2 कह लें, एक दूसरे पे डिवाइड कीजिए और जनाब ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा एक की वेलोसिटी 1 की वेलोसिटी अगर ऊपर है तो 1 का मैस दूसरी तरफ नीचे है, डिनोमिनेटर में होगा। चले जी आगे, तीसरा जी, अ सैंपल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड, गैस का सैंपल कंप्रेस कर दिया गया टू 1/2 ओरिजिनल वॉल्यूम का आधा हो गया। इनिशियल वॉल्यूम है v1, फाइनल वॉल्यूम है v2 जो कि है v1/2। प्रेशर है जनाब 1.25 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कंप्रेशन के दौरान 100 जाउल वर्क हुआ जी, तो वर्क है जनाब 100 जाउल। तो डेल्टा V क्या है, v1 माइनस v2, तो v1 माइनस v2 की जगह पे v1/2 पुट करें, डेल्टा V इज इक्वल टू v1/2। वर्क क्या होता है, P डेल्टा V, तो वर्क इज इक्वल टू P इंटू v1/2। v1/2 किसके, डेल्टा V है v1/2 और v1/2 किसके बराबर है, v2 के बराबर है। तो हमने असल में मालूम क्या करना है, फाइनल वॉल्यूम गैस का स्टेटमेंट में है, तो W इज इक्वल टू प्रेशर इंटू v2। लो जी v2 इज इक्वल टू वर्क बटा प्रेशर, कैलकुलेट कीजिए जवाब निकल आएगा। चौथा जनाब वाली देखें क्या कहता है, A thermodynamic system undergoes a process in which its internal energy decreases, internal energy में कमी आई तो डेल्टा U लिखेंगे -300 जाओ, साइन कन्वेंशन के मुताबिक आप लिख रहे हैं, फिर सबको लिखेंगे। एट द सेम टाइम 120 joule is work on the system, 120 joule work is done on the system, work done on the system is taken as negative, so W is equal to -120 joule। तो जनाब कितनी हीट लॉस हुई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, डेल्टा U भी माइनस में W भी माइनस में, तो Q माइनस में कब आता है, जब हीट लॉस हो, जब हीट सिस्टम से बाहर जाए, तो Q नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। चलो जी पांचवा, बस थोड़ा सा काम रह गया, सब्र करें। पांचवा, कार्नोट इंजन आइडियल गैस इस्तेमाल करता है, चलो मान लिया। सोर्स टेम्परेचर यानी हॉट बॉडी का टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर रेजरवायर का टेम्परेचर है 227 सेल्सियस और सिंक का टेम्परेचर है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है 127। T1 227 केल्विन में कन्वर्ट कर लें, T2 127 केल्विन में कन्वर्ट कर लें, 500-400 केल्विन हो गया। वर्क है जनाब 10,000 जाउल। मालूम कीजिए वर्क क्या, आल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ इंजन और फाइंड द हीट इनपुट। हीट इनपुट क्या होती है, Q1 और हीट रिजेक्टेड Q2, दोनों ही चीजें मालूम कीजिए। 10,000 जाउल वर्क हुआ है तो पहले एफिशिएंसी मालूम करें, ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1, 1 - 400/500, 1 - 4/5, तो ईटा इज इक्वल टू 1/5। परसेंटेज मालूम करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करें, परसेंटेज में आ गया 20%। अब एफिशिएंसी का एक फार्मूला होता है बेटा जी, आउटपुट बटा इनपुट, वर्क बटा Q1, ईटा है 1/5। देखिए आप परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, 20%, 20/100, 1/5 ही आ जाएगा, इक्वल टू वर्क 10,000 बटा Q1 मालूम करना है। लो जी यहाँ से Q1 निकल आया 50,000 जाउल, और अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, तो यहाँ से Q2 मालूम कर लीजिए एंड दैट्स ऑल। लो जी सातवां सवाल कहता, एक मैकेनिकल इंजीनियर है, बस एक ही है, उसने एक इंजन बनाया और वो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है 327 और 27 सेल्सियस टेम्परेचर के दरमियान। हॉट बॉडी का टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर 327, सिंक का टेम्परेचर 27, और वो क्लेम करता है, दावा करता है बड़े दावे से कि मेरे इंजन की एफिशिएंसी 52% है। चेक कीजिए उसका क्लेम ठीक है कि नहीं। जनाब एफिशिएंसी मालूम कर ले, हाथ कंगन को RC क्या, T1 इज इक्वल टू 327 जमा 273, T2 इज इक्वल टू 27 प्लस 273, जनाब 600 और 300 केल्विन। ईटा 1 - T2/T1, सिंप्लीफाई करेंगे 50% आ गया। नो ही डज नॉट क्लेम करेक्टली। अच्छा ये देखें, सवाल ये नहीं पूछा गया एफिशिएंसी निकालने,
सवाल ये पूछा है कि ये चेक करके बताएं कि उसका दावा सही है कि नहीं। तो एफिशिएंसी मालूम करके आपने जवाब में लिखना है कि उसकी एफिशिएंसी सही है या नहीं है। ठीक, चलो जी आगे चले। ये सेंटेंस लिखना जरूरी है एंड पे। अच्छा जी, 8वां, हीट इंजन परफॉर्म्स 100 जाउल ऑफ वर्क। एक हीट इंजन जो 100 जाउल वर्क परफॉर्म करता है और एट द सेम टाइम बिल्कुल उसी वक्त वो रिजेक्ट कर देता है 400 जाउल हीट इनटू कोल्ड रेजरवायर। वो 400 जाउल हीट रिजेक्ट कर देता है कोल्ड रेजरवायर में। मतलब 400 जाउल क्या है जनाब, ये है Q2 और वर्क है 100 जाउल। एक सेकंड में जरा सिलेबस आपके स्मार्ट सिलेबस पे नज़र डाल लूँ जरा के। हाँ जी ठीक है, सॉरी जी फॉर इंटरप्शन। तो 400 जाउल हीट रिजेक्ट करता है और 100 जाउल जो है वो वर्क होता है। मालूम क्या करें, एफिशिएंसी। देखिए जी, हमें दिया गया है हीट रिजेक्टेड Q2 और वर्क, एफिशिएंसी मालूम करना है। एफिशिएंसी के लिए आपको चाहिए Q1 और Q2 या आउटपुट बटा इनपुट वर्क ओवर Q1 चाहिए। तो Q1 मालूम करना पड़ेगा हर सूरत में। और जी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फार्मूला है Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू वर्क। तो यहां से आप मालूम करें Q1। जब Q1 निकल आया, अब या तो एफिशिएंसी मालूम करें आउटपुट बटा इनपुट वर्क ओवर Q1 W ओवर Q1 से, या एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1, दोनों में से जो मर्जी फार्मूला लगा लीजिए। लो जी, तो जनाब 11वां, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में अब नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल उन्होंने डाल दिया, चलो कोई नहीं कर लेने, बोला गया है 336 जाउल एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस। कहते हैं 0 सेल्सियस टेम्परेचर पे, 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा हुआ है। वो क्या कहता है, हीट का फ्लो होगा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। तो अगर आपके पास 0 सेल्सियस टेम्परेचर पे बर्फ है, उसको पिघलाना है, आप उसे हीट देंगे। 1 ग्राम बर्फ को पिघला के पानी बनाना है, तो जब आप उसे हीट देंगे पिघलना शुरू होगी, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा लेकिन उसकी हालत बदलना शुरू हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर 0 सेल्सियस टेम्परेचर पे पानी हो, उसमें 0 सेल्सियस टेम्परेचर पे ही बर्फ डाल दें तो बर्फ नहीं पिघलेगी, क्योंकि टेम्परेचर बराबर है दोनों का, हीट का फ्लो ही नहीं होगा। तो बहरहाल यहाँ पे बर्फ को पिघलाने के लिए 336 जाउल हीट आपको देना पड़ेगी। तो आपको उस 0 सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर पानी हो तो उस पानी को बर्फ बनाने के लिए 1 ग्राम पानी को इतने टेम्परेचर पर रहते हुए बर्फ बनाने के लिए इतनी हीट उसमें से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगी, निकालना पड़ेगी, थ्रू के ले जानी पड़ेगी। तो चेंज इन एंट्रोपी कितनी होगी, एंट्रोपी होती है हीट बटा टेम्परेचर। तो जनाब यहाँ पे 30 ग्राम ऑफ वाटर को बर्फ में कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर है 0 सेल्सियस यानी 273 केल्विन। 1 ग्राम पानी को बर्फ में कन्वर्ट करना हो 336 जाउल हीट निकालना पड़ेगी। 30 ग्राम पानी को बर्फ में कन्वर्ट करना हो 336 × 30 10,080 जाउल हीट उसमें से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगी, निकालना पड़ेगी। तो चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी भी एक फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है। हमारे अब सिलेबस में, स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, अगर होता तो हम पढ़ लेते। बहरहाल फार्मूला है -ΔQ/T, सिंपल सा है, याद कर लीजिएगा। तो ये करके हीट बटा टेम्परेचर जाउल पर केल्विन यूनिट आ जाएंगे। लो जनाब एक्सरसाइज हो गई है ख़त्म। कोई प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस। मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।